नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवार। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे गोरखपुर। आपको बता दें कि लगभग 271 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा देंगे। तो मिशन 2024 को लेकर भी आज एक बड़ा सम्मेलन होना है। अनुसूचित वर्ग के सम्मेलन में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कुल 140 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। 89 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे तो 51 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे मुख्यमंत्री। साथ ही आपको बता दें कि इस सम्मेलन में प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अब से कुछ ही देर में गोरखपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां आज वो अनुसूचित मोर्चे के सम्मेलन में शामिल होंगे और इसके अलावा कई परियोजनाओं की सौगात आज गोरखपुर को मिलेगी। लगभग 271 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा देंगे मुख्यमंत्री। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुभाष गुप्ता हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ गए हैं। सुभाष, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर पहुंचेंगे, कई परियोजनाओं का तोहफा आज जनता को मिलने जा रहा है। जागृति, मैं बता दूं आपको का 2 दिवसीय दौरा। सबसे पहले आज वो गोरखपुर पहुंचेंगे। सुबह 11 बजे गोरखनाथ मंदिर जाएंगे और उसके बाद लगभग 1 बजे गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में एक बड़ा कार्यक्रम है। आपको बता दें कि इसी पार्क से जो है आज 2 कार्यक्रम को वो संबोधित करने वाले हैं। सबसे पहला कार्यक्रम वहाँ पे है कि बीजेपी के अनुसूचित वर्ग के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि मिशन 2024 को फतह करने के लिए पूरी तरीके से बीजेपी ने कमर कस ली है और इसकी तैयारी को लेके जो है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़ी जो है सम्मेलन करेंगे। आपको बता दें कि सपा और बसपा के जो है दलित वोटों पर पिछली बार जिस तरीके से बीजेपी ने सेंधमारी की थी, कुछ ऐसा ही मास्टर प्लान बीजेपी ने तैयार किया है और आज उसको लेकर जो है बाकायदे गोरखपुर जो क्षेत्रीय है उसके आसपास के जिलों के लगभग 12 जिलों के जो है अनुसूचित वर्ग के लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है, कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है और बड़ी भीड़ इकट्ठा करने का जो है प्रयास है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचेंगे। आपको बता दें कि इसी मन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 271 करोड़ रुपए की जो है लगभग 140 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर आते हैं तो बड़ी सौगातें देते हैं और सौगात के साथ मिशन 2024 को भी जो है फतह करने की पूरी तैयारी चल रही है। बिल्कुल सुभाष, और देखिए खासतौर पर आपने अनुसूचित मोर्चा सम्मेलन का जिक्र यहाँ पर करा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल होंगे, साथ ही प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के भी शामिल होने की जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा और कौन कौन इस सम्मेलन में मौजूद रहेगा? देखिए, बता दें कि राज्य मंत्री असीम अरोड़ भी पहुंचेंगे और साथ में कौशल किशोर भी मंत्री पहुंचेंगे। यहाँ पे संजय निषाद होंगे। तो तमाम जो है बड़े लीडर जो है उनको बुलाया गया है और मंत्री तक को बुलाया गया है और कहीं ना कहीं कोशिश है कि बीजेपी जो है जो सेंधमारी करनी है, यानी कि जो दलित वोटों को अपने उसमें अपनी तरफ खींचना है, अपनी तरफ आकर्षित करना है, अपनी योजनाओं को बताना है, तो उसको लेकर बीजेपी पूरी तरीके से कमर कस चुकी है और आज यहाँ पे तमाम बड़े लीडरों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर नजर आने वाले हैं। जी बिल्कुल सुभाष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर हैं। इस दौरान वो कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात और कई तोहफे आज जनता को देने जा रहे हैं और ऐसे में जहां जनता भी हर बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर आगमन को लेकर उत्साहित रहती है और ऐसे में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अनुसूचित मोर्चा सम्मेलन को संबोधित करते भी नजर आएंगे। लखनऊ से बड़ी खबर, राज्यपाल के मेहमान होंगे प्रयागराज की झुग्गी झोपड़ी के बच्चे। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां गरीब परिवार के बच्चे आज राजभवन में लंच करेंगे। लखनऊ के मुंशी पुलिया स्थित सिटी कॉर्ट शॉपिंग मॉल में करेंगे दीपावली की खरीदारी। साथ ही आपको बता दें कि 4 नवंबर को राजभवन में दीपावली भी मनाएंगे और साथ ही साथ झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले तकरीबन 209 परिवारों के बच्चों समेत 900 लोग इस लंच में शामिल होंगे। मंत्री नंदी के नेतृत्व में राजभवन में
राज्यपाल का आशीर्वाद और सानिध्य इन बच्चों को मिलेगा। साथ ही आपको बता दें कि लखनऊ के मुंशी पुलिया स्थित सिटी कॉर्ट शॉपिंग मॉल में ये बच्चे खरीदारी भी करेंगे और दीपावली की खरीदारी बच्चों को करवाई जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि आनंदी वाटर पार्क में भी बच्चे आनंद लेते नजर आएंगे। 3 नवंबर को बच्चे लखनऊ पहुंचेंगे। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। टीएन, देखिए जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आप बच्चों की झोपड़ी में जो बच्चे रहते हैं उनको न्योता दिया गया है लंच के लिए, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है? 209 परिवारों के लोग इस लंच में शामिल होंगे। जब से आनंदीबेन पटेल राज्यपाल बनी है, लगातार गरीब वर्ग के बच्चों की झुग्गी झोपड़ी या सड़कों पर भीख मांगने वाले ऐसे बच्चों की कई बार उसे कार्यक्रम करा चुकी है और उनसे चीजें मिल चुकी हैं। अभी पिछली बार चिन्हट में कार्यक्रम उन्होंने कराया था, वहां पर बड़ी तादाद में ऐसे बच्चों से मिली कि जो सड़क में भीख मांगते थे, तो उनको जो है जो रेस्क्यू किया गया तो 250 लोगों वहां पे उनसे मिली और उनके पड़ोस के लिए सामना किया, उनको गिफ्ट भी दिए थे। इसी तरह आज जो है दिवाली के मौके पर जो है ये बच्चे बुलाए जा रहे हैं। 209 परिवार के बच्चे 900 लोग आएंगे आज लखनऊ में और ये प्रयागराज के जो मंत्री मंत्री हैं तो उनको लेके आएंगे, राज्यपाल से मिलाएंगे। इसके बाद सबसे बड़ी बात है बच्चों को शॉपिंग मॉल में खरीदारी करी जाएगी जिसका पैसा सरकार की तरफ भुगतान किया जाएगा। तो उनको थोड़ा खुश करने के लिए, उनको एहसास कराने के लिए कि सरकार गरीबों के साथ है, किस तरह सरकार उनके साथ लगी है, किस तरह जो है प्रशासन के साथ है, ये उनको एहसास कराया जाएगा। उसके बाद में आनंदी वाटर पार्क यहाँ पर जो है अयोध्या रोड पे है, बहुत बड़ा पार्क है ये, और उस पार्क में सारी सुविधाएं तो बच्चों को वहां ले जा सकते, उन्हें स्विमिंग कराई जाएगी, जो राइड्स है वहां पर जाएंगे तो जितनी राइड्स है उनका आनंद ले सकेंगे। तो ये बच्चों को थोड़ा एहसास होगा जो भी आम आदमी बराबर है उनमें कोई कमी नहीं है। बिल्कुल टीएन, और देखिए खास तौर पर ये भी कि इस तरह के कदम से बच्चों में किस तरह का उत्साह देखने को मिलता है और उन परिवारों को भी कहीं ना कहीं खुशी होती होगी कि जो सुख सुविधाएं वो नहीं मुहैया करा सकते हैं वो मौका सरकार उन्हें दे रही है। सही कहें, देखिए प्रयागराज से 15 बसें लगाई गई हैं, 15 लग्जरी बसों के बच्चे लाए हैं। ये बच्चे जो आम बसों में नहीं बैठ पाते थे उनके लिए लग्जरियस बसें लगाई हैं। ये वातानुकूलित बसों से लखनऊ लाए जाएंगे और उन्हीं बसों सारा उनको मुंशी पुलिया ले जाया जाएगा, जहाँ सिटी गार्ड में जो है शॉपिंग करेंगे। उसके बाद उन्हीं बसों से आनंदी वाटर पार्क जाएंगे जहाँ पे अपना पूरा आनंद लेंगे, घंटे 2 घंटे वहां भ्रमण करेंगे। उसके बाद फिर गवर्नर हाउस जाएंगे जहाँ गवर्नर साथ उनको जो है लंच करने का मौका मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, गवर्नर हाउस में जहाँ आम आदमी के मन में नहीं होता गवर्नर हाउस में पैसे लंच करें। बड़ी बड़ी हस्तियों को छोड़कर अभी किसी को गवर्नर हाउस में लंच करने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन ये देखिए कि गवर्नर गुजारता है कि उन्होंने इन बच्चों को जो अपने यहाँ बुला करके और उनके साथ लंच करने का प्रोग्राम दिया है और उनको आशीर्वचन भी देंगी, लंच भी देंगी और माना जा रहा है गवर्नर जो लंच करेंगे उसके बाद वहां भी उनको गिफ्ट दिए जाएंगे जिससे बच्चों में उत्साह बना रहे। बिल्कुल टीएन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रही जहां राज्यपाल से मुलाकात करेंगे बच्चे। साथ ही आपको बता दें कि 209 परिवारों के गरीब बच्चों को लंच करने का मौका राजभवन में मिलेगा। वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब होती जा रही है। नोएडा, गाजियाबाद समेत कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक लेवल पर दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि नोएडा में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी की बताई गई है। मुरादाबाद में मध्यम तो वहीं कानपुर में खराब श्रेणी में हवा की गुणवत्ता पहुंच गई है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर कब तक लोगों को प्रदूषण से राहत मिल पाती है। तो ये 3 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं नोएडा, मुरादाबाद और कानपुर की, जहां पर तस्वीरों से साफ तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हवा की जो गुणवत्ता है वो किस तरीके से लगातार खराब होती जा रही है और ऐसे में इसका सीधा सीधा प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। वही माफिया अतीक और अशरफ हत्याकांड मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें जहां तीनों हत्या आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीनों हत्या आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। एसआईटी 13 जुलाई को आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। तीनों शूटर्स के खिलाफ आज आरोप तय होना है। एसआईटी की चार्जशीट के आधार पर ही ये आरोप तय किए जाएंगे और तीनों शूटर्स प्रतापगढ़ जिला कारागार में फिलहाल बंद है, जहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी आज कोर्ट में पेशी होनी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी प्रयागराज से आपको बता रही, जहां अतीक और अशरफ हत्याकांड मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 13 जुलाई को एसआईटी ने
आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसके बाद अब तीनों हत्यारोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाना है और आज तीनों हत्यारोपियों के जो आरोप है वो भी सिद्ध होंगे और इसी के तौर पर आगे उन्हें सजा भी दी जाए। वैसे खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़ गए। सैयद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज तीनों शूटर्स को जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी होनी है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है और किस वक्त ये पेशी होगी? जी जागृति, बता दें कुछ ही देर में जहां अतीक अशरफ हत्याकांड के तीनों आरोपी सनी, लवलेश और अरुण को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया जाएगा कोर्ट में, क्योंकि इनकी सुरक्षा के दृष्टिगत ये कदम उठाए हैं। ये प्रतापगढ़ जेल में बंद रहेंगे और सबसे बड़ी बात आपको यही बता दें कि 13 तारीख को एसआईटी ने जहां चार्जशीट तो दाखिल कर दी थी सीजीएम कोर्ट दिनेश गौतम की, उन्होंने जहां जिला जज को ये केस ट्रांसफर कर दिया था और संतोष राय की कोर्ट में अब ये सुनवाई हो रही है। मगर पिछली बार भी इसमें आरोप तय इस वजह से नहीं हो पाए थे कि जो इनके तीनों के अधिवक्ता थे वो कोर्ट में पेश नहीं हो पाए थे। और अब ये भी एक मामला सबसे बड़ा है इस मामले में गंभीर कि अगर उनके अधिवक्ता आज भी कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो आरोप पत्र तय नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं से जो विलंब हो रहा है इस पूरे मामले में वो अधिवक्ता इनकी तरफ से पेश नहीं हो रहे हैं, उसकी वजह से अब देखना होगा कि कोर्ट इस पर क्या कोई अधिवक्ता को यानी इनको मुहैया कराती है जिसके बाद ये आरोप पत्र तय हो सके। जी, आरोप तय हो सके। बिल्कुल सैयद, और देखिए जिस तरीके से बताया जा रहा है कि एसआईटी आरोप पत्र जो है वो 13 जुलाई को दाखिल कर चुकी है, तो एक लंबा समय बीत चुका है, अभी तक आरोप तय नहीं हो पाए हैं और उसी के आधार पर आगे सजा का भी प्रावधान होगा। जी बता दें, जब तक आरोप तय नहीं होगा इस पर कुछ आगे कार्रवाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि पिछली बार जब अरुण और लवलेश और सनी ने कहा था कि हम अपना वकील करना चाहते हैं, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें एक समय दिया था, उसके बाद 2 वकीलों ने उनकी केस लड़ने की इच्छा भी जाहिर करी थी, मगर जब तारीख आई तो कोर्ट में इनकी तरफ से कोई भी अधिवक्ता पेश नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये आरोप तय नहीं हो पाया था और पिछली तारीख पर भी ये मामला टल गया था और आज की तारीख लगी थी जिसमें आज सुनवाई होगी और अतीक के तीनों हत्यारों पर आज आरोप तय होने हैं, क्योंकि कॉलविन में इन्होंने पुलिस के सामने दिन खुलेआम ताबड़तोड़ फायरिंग करी थी और जिसमें दोनों भाई की मौत हो गई थी माफिया ब्रदर्स की। जी बिल्कुल सैयद, और अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक जो आरोप है वो तय हो पाते हैं। फिलहाल पेशी के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आज अधिवक्ता पेश होते हैं या नहीं और उसके बाद किस तरह से आरोप जो है वो तय किए जाते हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रही रहा अतीक अशरफ हत्याकांड में आज तीनों हत्यारोपियों की कोर्ट में पेशी होनी और ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीनों हत्यारोपियों की पेशी होगी। हालांकि पिछली बार भी तीनों शूटर्स के और बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, राम जन्मभूमि की सुरक्षा के लिए पुलिस कंट्रोल रूम तैयार। राम जन्मभूमि परिसर में पुलिस कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है, जिसके जरिए आपको बता दें कि सुरक्षा जो है उसके पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे और पुलिस कंट्रोल रूम का भूमि पूजन भी किया गया। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। रामनगरी के साथ अब राम मंदिर की सुरक्षा भी अभेद होगी। तो वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सपा के महासचिव रवि वर्मा थामेंगे कांग्रेस का हाथ। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, लोकसभा की तैयारियों को देखते हुए कांग्रेस का दामन थामेंगे। लखीमपुर समेत कई जनपदों में रवि वर्मा का है प्रभाव। सपा के संस्थापक सदस्य भी रह चुके हैं रवि वर्मा, 3 बार के सांसद और 1 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं रवि वर्मा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रही, जहां सपा के महासचिव अब कांग्रेस का हाथ थामे। मिशन 2024 के लिए बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। जातीय जनगणना को भेदने के लिए बीजेपी ने यह ऐलान किया है कि जल्द ही ओबीसी नेताओं को चुनावी रण में उतारा जाएगा और हर वर्ग तक सरकार की उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में हुई बैठक में फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि जातिगत जनगणना के आंकड़ों के खुलासे के बाद विपक्ष अब इसे मुद्दा बनाने में जुटा हुआ है, जिसके बाद बीजेपी इसे मुकाबले की रणनीति बनाने में जुटी है।
तो जल्द ही ओबीसी नेताओं की चुनाव में एंट्री होगी। बीजेपी भी अब ओबीसी फैक्टर को देखते हुए जल्द ही प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। टीएन, देखिए, जिस तरीके से लगातार एक तरफ विपक्ष जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है, तो वहीं अब बीजेपी भी ओबीसी वर्ग को साधने के लिए लगातार मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है। जागृति ये सही है, बीजेपी देखिए अब अल्पसंख्यक वोट को और ओबीसी की वोट को हासिल करने में सारे जो है दांव लगा रही है। अब कल जो दिल्ली में जो अमित शाह के साथ और जो बैठक हुई जेपी नड्डा के साथ, उसमें सारे ओबीसी के कद्दावर नेता शामिल हुए, डिप्टी सीएम केशव मौर्य शामिल हुए और सीएम के साथ पूरे जो है स्वतंत्र देव सिंह शामिल हुए। तो इसमें क्या है, सारा जो जातिगत जो है समीकरण बनाने के लिए बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास का नारा उसका अलग है, इन साफ उसको अलग से भी किसी भी वर्ग को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो एससी वर्ग हो चाहे ओबीसी वर्ग हो, सबको साथ ले चलना चाहती है। तो ओबीसी अब आज देखिए गोरखपुर में एससी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, ऐसा भूपेंद्र सिंह नेतृत्व करेंगे। तो पौने बारह चंपा देवी पार्क में वहाँ अनुसूचित जाति सम्मेलन होगा। यहाँ ओबीसी को लेकर के क्या कहते हैं कि 50% वोट बैंक भाजपा का है। तो अब अगर ओबीसी एससी जुड़ जाएगा तो भाजपा का टारगेट है कि मेरा 60% वोट बैंक हो जाएगा और 80 में से 80 जीतने का टारगेट सीएम योगी आदित्यनाथ ने बनाया है। तो तभी संभव होगा जब ओबीसी और एससी तक भाजपा को सहयोग दे ज्यादा से ज्यादा, तभी भाजपा का फायदा होगा। तो इसको हासिल करने के लिए भाजपा सभी सदस्यों की, जैसे नीतीश कुमार ने जो है जैसे जातिगत आंकड़े जो है जनगणना के जाहिर किए, उसके बाद से चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, सभी जातिगत जनगणना की मांग करने लगे। तो उसकी काट करने के लिए अब इन्होंने ओबीसी नेताओं को एकजुट करके इस तरह की जातिगत जनगणना को जगह बता करके और ओबीसी नेताओं को एकजुट करके अपने साथ ले आए और ओबीसी को और एससी को साथ लाने के बाद भाजपा का इस तरह मजबूत हो जाएगा। तो जातिगत जनगणना की मांग करने वाले ही उनका जो है भंग हो जाएगी। तो उम्मीद ये है कि इससे फायदा बीजेपी को मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा बीजेपी जो जोड़ सकेगी। बीजेपी का यही टारगेट है और उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी इसमें काफी कुछ सफल भी होगी। और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से टीएन तमाम पार्टियां भी ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश में जुटी हुई हैं, तो कुल मिलाकर के ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश में 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो ओबीसी फैक्टर पर टिका हुआ है। हाँ, ये पक्का है कि ओबीसी तो इस तक जो है निर्णायक भूमिका अदा करेगा। तो देखिए बीजेपी के पास सवर्ण वोटर तो पहले से है, अब उसके पास अगर ओबीसी वोटर खुल के आ जाता है उसके साथ में, तो बीजेपी की जीत जो है 80 सीटों जो टारगेट है वो पूरा करना उसका बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि अभी क्या ओबीसी के बड़ा वर्ग है और अखिलेश यादव भी ओबीसी की दावा करते हैं, उधर राहुल गांधी भी ओबीसी की दावा कर रहे हैं और मायावती भी एससी के बाद ओबीसी की दावा करने लगी है। तो इन सबको धक्का बताने के लिए बीजेपी जो है अपना खुद ओबीसी में आगे आकर सारे नेताओं को आगे ला रही है। ये भी माना जाए ओबीसी जैसे गाठड़ वगैरह को मंत्री बनाने के बाद भाजपा ये भी कर रही है कि जो ओबीसी को कद्दावर नेता उनको निगम है उनके अध्यक्ष बनाएगी या कहीं कहीं को समायोजित करेगी राजनीतिक जगहों पर, जहां उनको लगे कि सम्मान दिया जा रहा है, जिसका फायदा उनके वोट पर पड़े और लोकसभा उनको वोट में मिल सके। बिल्कुल टीएन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बीती दिनों हुई बीजेपी की बैठक के बाद अब ये रणनीति भी तय हो चुकी है कि किस तरीके से ओबीसी फैक्टर पर बीजेपी काम करेगी। जातिगत जनगणना लगातार विपक्ष एक तरफ मांग कर रहा है, तो वहीं बीजेपी भी अब लगातार हर वर्ग को साधने के लिए मैदान में उतर चुकी है। वहीं इटावा पहुंचे सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और यूपी में इंडिया गठबंधन को लेकर बयान जारी करते हुए कहा कि गठबंधन को बनाए रखना कांग्रेस की जिम्मेदारी है। साथ ही 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी अब हार रही है, पूरी तरह से हार रही है। अब देखिए, वैसे तो देखिए कांग्रेस की जिम्मेदारी है इंडिया गठबंधन बनाए रखने की। अगर भारतीय जनता पार्टी को हटाना है तो कांग्रेस की जिम्मेदारी है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, तो उसकी जिम्मेदारी है। देखिए, हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं, सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। ये तो जिम्मेदारी कांग्रेस की है, कांग्रेस की जिम्मेदारी है गठबंधन बनाए रखने। और अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। इटावा में जिला अस्पताल बना बॉक्सिंग का अड्डा। अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज के लिए मांगी जा रही रिश्वत को लेकर हुई मारपीट। सीतापुर में सड़क किनारे मिला संदिग्ध शव, पुलिस कर रही शव की पहचान, हत्या कर सड़क किनारे फेंकने की आशंका।
झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बदमाशों ने 7 लाख की लूट को दिया था अंजाम, पुलिस ने किया 2 को गिरफ्तार। बठिंडा पंजाब बॉर्डर पर ड्यूटी के दौरान सैनिक की मृत्यु, गांव चौसन में किया गया अंतिम संस्कार, नम आंखों से लोगों ने दी विदाई। कानपुर में अज्ञात चोरों ने दुकान में किया हाथ साफ, लोगों लाखों का उड़ाया माल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। आजमगढ़ में पिता ने किया रिश्तों को शर्मसार, 2 साल तक अपनी ही बेटी का किया रेप, बेटी से कराया देह व्यापार। आगरा में होटल ग्रैंड मैक्योर के नाम बड़ा खिताब, मोटे अनाज से बनाया दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड बर्गर, 100 किलो है बर्गर का वजन। झांसी में चोरों ने स्कूल को बनाया निशाना, स्कूल में रखा सामान किया चोरी, ग्रामीणों ने एक चोर को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। अमेठी में ट्रेन की चपेट में आया युवक, मौके पर हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। कानपुर में नशेड़ियों का आतंक, नशा और जुए का विरोध करने पर किसान का जलाया ट्रैक्टर, शिकायत के बावजूद भी पुलिस प्रशासन लापरवाह। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।